Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Maths by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर नस के पास पेपर्स के टॉप एमसीक्यूज को कवर करने के ऊपर अगेन मूव करेंगे। आज की क्लास के अंदर नस के 2025 के 2024 के पास पेपर्स के मजीद एमसीक्यूज को इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से नस का पेपर पूछा जा रहा है। एक चीज हमेशा अपने जहन में रखिएगा, बेटा नस के पेपर में 100 एमसीक्यूज आएंगे मैथ्स के। तो भाई मैं अभी तक आप लोगों को नस के मोर देन 5000 एमसीक्यूज ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। तो खुदारा आप जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी जैसे भी कर रहे हैं, कोशिश करें कि भाई पास पेपर्स की इस प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को लाजमी कवर करें। अपने दिन का एक टारगेट रखें और उस टारगेट के अंदर पास पेपर्स के एमसीक्यूज लाजमी तौर पे कवर करते जाएं, बिकॉज दीज एमसीक्यूज विल बी हेल्पिंग यू इन अ वेरी कैटेगोरिकल मैनर। सो रिमेंबर दिस थिंग, पास पेपर्स के ये एमसीक्यूज आपने ज्यादा से ज्यादा कवर करने हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी तैयारी जैसे भी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, बैच में तैयारी कर रहे हैं, लाइव क्लासेस से तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हैं, इन पास पेपर्स के एमसीक्यूज को लाजमी कवर करें। बिकॉज नस के पेपर के अंदर पास पेपर्स के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। भाई नस के सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों क्वेश्चंस हैं। इस बात को आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि बेटा नस के सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों क्वेश्चंस मौजूद हैं। अब सॉफ्टवेयर को तो नहीं पता ना कि बेटा बच्चा कौन सा बैठा हुआ है। अब नस का सॉफ्टवेयर आपको रैंडमली क्वेश्चंस अपने पास से देगा। तो सॉफ्टवेयर में हजारों क्वेश्चंस फीड हुए हैं। मैं अभी तक आपको मोर देन 5000 एमसीक्यूज इस प्लेलिस्ट में सॉल्व करवा चुका हूं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि भाई दिन के अंदर 1 से 2 लेक्चर इस प्लेलिस्ट के लाजमी कवर करें। अपना ये मामूल बना लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपना नस का नेट 1 नेट 2 नेट 3 नेट 4 देने के बाद आके बताते हैं कि सर वो हमारे पेपर में 2024 के लेक्चर से क्वेश्चन आ गया था, सर हमारे पेपर में 2023 का क्वेश्चन आ गया था, सर वो मैराथन के पेपर का क्वेश्चन आ गया था। तो भाई मैंने आपको मोर देन 5000 एमसीक्यूज कवर करवाए हुए हैं। तो भाई लाजमी तौर पे दिन का ये मामूल बनाएं कि इन लेक्चर सीरीज को कवर अप करें। इसके अलावा अगर आप तैयारी अपनी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो बेटा मेरा नस का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 23 से। इस बैच के अंदर ना सिर्फ नस के नेट 3 की तैयारी होगी बल्कि नेट 4 की तैयारी होगी कंप्लीटली। इसके अलावा यूईटी के राउंड नंबर 2 की, जीआईकेआई की, एनईडी की, आईबीए की, लम्स की, कॉमसेट्स की, प्यास की, मेहरान यूनिवर्सिटी की, दाऊद की, कराची यूनिवर्सिटी की, पंजाब यूनिवर्सिटी की, पाकिस्तान की तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज की तैयारी इस बैच में कवर करवाई जाएगी। लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट ना सिर्फ बैच कवर करवाया जाएगा बल्कि साथ साथ तमाम की तमाम ट्रिक्स आपको इस बैच में पढ़ाई जाएंगी। आपको कंप्लीट कोर्स इन लाइव क्लासेस में कवर करवाया जाएगा और इस बैच में मल्टीपल टाइम आपका कोर्स कवर होगा। इधर आप फास्ट की तैयारी कर रहे हैं या नस की तैयारी कर रहे हैं या एनईडी की है, जीआईकेआई की है, प्यास की, कॉमसेट्स की, एनटीएस की, आपको तमाम चीजें इस बैच में पढ़ाई जाएंगी। तो लाजमी तौर पे आपने कोशिश करनी है कि इस बैच का हिस्सा बनिए। न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है तो इस बैच में स्टार्टिंग से आपको बेसिक टू एडवांस लेवल लेके जाया जाएगा। तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस होंगी, एक एक चीज आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी लाइव क्लासेस के अंदर। रिकॉर्डेड सेशन नहीं भाई, रिकॉर्डेड सेशन तो मैं ऐसे ही आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता हूं। जो भी लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है, मगर लाइव क्लासेस के अंदर ना सिर्फ आपका कंप्लीट कोर्स कवर होगा बल्कि साथ साथ आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो बेटा, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टेस्ट। तो एप्टीट्यूड के अंदर असल चीज जो मैटर करती है वो टेस्ट मैटर करते हैं। तो आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे इंशाल्लाह ताला इस बैच के अंदर। तो आपने लाजमी तौर पे कोशिश करनी है कि बैच का हिस्सा बनिए ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाई जाए। आज की क्लास का आगाज करेंगे। आज की क्लास के ऊपर मूव करेंगे नस के पास पेपर्स के क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, इंटीग्रेशन कहता है इंटीग्रेशन 2x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। अब देखो कभी भी इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, अक्सर बच्चों को गलती होती है इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला या इंटीग्रेशन का डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। भाई इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन फॉर्मूला नहीं होता। इंटीग्रेशन में एक शॉर्टकट है, एलन शॉर्टकट। इंटीग्रेशन का शॉर्टकट ये होता है कि हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हैं, अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो इंटीग्रेशन में एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है एलन शॉर्टकट। और वो एलन शॉर्टकट फॉर्मूला ये कहता है कि अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, आप सिंपल तरीके से एलन लिखो और जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है वो एलन का फंक्शन बन जाएगा, प्लस के सी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक मैंने आपको इंटीग्रेशन में सिखाई हुई है, तो हम इसी ट्रिक का यहां पे सहारा लेंगे। तो भाई देखो मेरे पास नीचे फंक्शन आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। तो बेटा जरा गौर से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x के बराबर, माइनस के एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस का 1 और प्लस के 1 का डेरिवेटिव होगा 0। तो क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है? मुझे साफ तौर पर दिख रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एलन को एक दफा लिखोगे और जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है वो एज इट इज एलन का फंक्शन बन जाएगा प्लस के सी के साथ। हमारा क्वेश्चन विद इन सेकंड में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स नेगेटिव का ई की पावर नेगेटिव एक्स और नीचे डिवीजन में ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर नेगेटिव एक्स। अगेन ये क्वेश्चन आपको नस के तकरीबन हर दूसरे पेपर में मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो एग्जामिनर मासूमियत से आपसे कहता है कि भाई क्या सिंप्लीफाई करोगे। तो याद रखिएगा अगेन सेम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। कभी भी इंटीग्रेशन में अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही है आपने हमेशा एलन शॉर्टकट फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो भाई नीचे वाले फंक्शन को देखो क्या इसका ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है?
नीचे आपका फंक्शन आ रहा है e की पावर x प्लस का e की पावर नेगेटिव x। अब पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है। देखो बेटा, नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या है, e की पावर x का डेरिवेटिव। नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है कि एक दफा नेचुरल एक्सपोनेंट को एडिट लिखोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। वाइल अगर कहीं पे लिखा हुआ है e की पावर नेगेटिव x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो भाई अगेन डेरिवेटिव में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, तो बेटा डेरिवेटिव में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एक दफा अपने नेचुरल एक्सपोनेंट को एडिट लिखोगे और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। तो नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव साइन पहले आ गया, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 के बराबर होता है। तो यानी कि e की पावर नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव का e की पावर नेगेटिव एक्स। तो अब आप जरा गौर से यहां पे देखो, अगर मुझे इस कंप्लीट टर्म का डेरिवेटिव लेना है तो भाई e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x के बराबर। और e की पावर नेगेटिव x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव का e की पावर नेगेटिव x, सही है ना? तो यहां पे देखो क्या नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, हमें साफ तौर पे दिख रहा है आ रहा है। क्योंकि देखो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन अक्सर बच्चों को मुश्किल इसलिए लगती है कि उन्हें बेसिक फॉर्मूलाज नहीं पता होते, बेसिक रूल्स नहीं पता होते। तो बेटा देखो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर तो नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो आंसर क्या होगा? सिंपल तरीके से ln को लिखोगे और जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है, जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है उसको एज इट इज ln के फंक्शन के तौर पे लिख दोगे, प्लस के c के साथ आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक हियर। इस तरीके से क्वेश्चन का हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या था? इत्तेफाक से यहां पे मेरा करेक्ट आंसर था सिंपल तरीके से ऊपर वाले क्वेश्चन के ऊपर, यहां पे भी हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ना, जाहिर सी बात है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंटीग्रेशन से आ रहा है। इंटीग्रेशन के बेटा क्वेश्चन बेतहाशा पेपर्स में आते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, अगेन इंटीग्रेशन की ट्रिक के ऊपर सॉल्व होगा। नॉर्मली कोई बच्चा इसको सॉल्व ही नहीं कर सकता। ये यहां पे आ रही है इंटीग्रेशन की एक शॉर्टकट। अक्सर बच्चों को गलती होती है, इंटीग्रेशन की तैयारी नहीं करते, इंटीग्रेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। भाई इंटीग्रेशन हो गया, डेरिवेटिव हो गया, लिमिट्स हो गया और आपके पास ट्रिगोनोमेट्री हो गया, साथ में कॉनिक सेक्शन हो गया। कुछ करके जाओ ना जाओ, नस के पेपर में 4-5 टॉपिक्स लाजमी पक्के करके जाओ, इनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे। अराउंड 40 to 60% पेपर इन टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब देखो हमारे पास इंटीग्रेशन में एक कॉन्सेप्ट होता है, एक शॉर्टकट होता है। तभी भी अगर आपके पास एक नेचुरल एक्सपोनेंट आ रहा है और ये एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट के अंदर आपके पास एक फंक्शन मौजूद है और प्लस के साइन के बाद उसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद है, कभी भी इंटीग्रेशन इस तरह के स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई हो रही हो कि आपके पास नेचुरल एक्सपोनेंट आ रहा है और वो नेचुरल एक्सपोनेंट एक पर्टिकुलर ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई हो रहा है और उस ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन मौजूद है और प्लस के साइन के बाद उस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो याद रखिएगा इसकी ट्रिक क्या होती है, नेचुरल एक्सपोनेंट को एडिट लिखोगे और जो भी आपका ओरिजिनल फंक्शन आ रहा था वो लिखा जाएगा, प्लस के सी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। ये इसकी लॉजिक होती है। तो भाई देखो जरा यहां पे गौर से देखो, आपको एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है? तुम्हारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और आगे ब्रैकेट आ रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। अब आप देखो आपके पास एक फंक्शन आ रहा है और आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या वाकई में है कि नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो एनालाइज करो, क्या टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा? रिमेंबर दिस थिंग, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्म। बात को ध्यान में रखिएगा कि दुनिया में टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अक्सर बच्चों को याद नहीं होता। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, उनके जहन में होता है सर टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव ही होगा ना। भाई टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर, मगर टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। देखो अगर फॉर्मूला आते होंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि यहां पे टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव गिवन है। जब गिवन है तो आपने करना क्या है, इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करोगे? एक दफा नेचुरल एक्सपोनेंट को लिखोगे और जो भी आपका ओरिजिनल फंक्शन आ रहा था वो एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो ओरिजिनल फंक्शन था टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स इनटू एक्स प्लस के सी के साथ मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरीके से देखो हमारा फाइनली क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? सॉल्व हो गया। दैट्स द लॉजिक हियर। लोग कहते हैं मुश्किल है, अरे भाई आप मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल है? नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करता है, बिलीव मी, नर्सरी क्लास का बच्चा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिमिट्स का, इंटीग्रेशन विद लिमिट्स का आ रहा है। एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 और फंक्शन एक्स स्क्वायर का। देखो भाई हमेशा याद रखिएगा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत आएंगे। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में फॉर्मूलाज याद नहीं करके जाते या फिर रूल्स नहीं पता होते। अब देखो कभी भी इंटीग्रेशन किसी भी टर्म पे अप्लाई हो रही, सबसे पहला काम पावर फॉर्मूला। देखो भैया आप सबसे पहले अभी लिमिट्स को इग्नोर कर
दो। सिंपल यहाँ पे एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे लोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला आएगा, पावर में एक इजाफा ऊपर, जो भी वैल्यू ऊपर आएगी उसको एडिट एक दफा नीचे भी लिखोगे, और जो भी आपकी लिमिट्स आ रही हैं वो ब्रैकेट्स के बाहर आ जाएंगी। यानी कि देखो हमारे पास इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला क्या होता है, पावर में एक इजाफा ऊपर उसको एक बार नीचे भी लिखोगे और लिमिट्स को अपने ब्रैकेट के बाहर शिफ्ट कर दिया, तो यानी कि 1/3 का 1/3 एज इट इज, और बेसिकली आपके एक्स क्यूब के ऊपर आपकी लिमिट्स को अप्लाई करना है। कैसे करते हैं लिमिट्स को अप्लाई, देखो सबसे पहला काम इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है। इंटीग्रेशन अप्लाई जब कर दोगे फाइनल आंसर आ गया, अब लिमिट्स को अप्लाई करोगे, तो 1/3 कांस्टेंट है पहले आ गया, अब लिमिट्स को अप्लाई कैसे करोगे, सबसे पहले जो आपका इनपुट है यहाँ पे जो एक्स का इनपुट आ रहा है यहाँ पे अपर लिमिट को डालोगे, फिर माइनस का साइन, जो भी आपके फंक्शन में आपका इनपुट आ रहा है अब यहाँ पे लोअर लिमिट को डालोगे और सिंप्लीफाई करवा दो। क्या बन गया बेटा, 2 का क्यूब किसके बराबर होता है, देखो भाई 2 का क्यूब होता है 8 के बराबर ना, तो आपका माइनस के 0 का क्यूब 0 का क्यूब 0 का लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 8/3 के बराबर। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। याद रखिएगा कभी भी जब आप लिमिट्स को अप्लाई करते हो तो प्लस का सी नहीं आता, हो तो सकता है क्वेश्चन में एक दफा क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन ऐसे भी आया हुआ है, एक आंसर ये होगा एक आंसर सिंपल 8/3 होगा, बहुत सारे बच्चे इस पर टिक कर देते हैं। भाई कभी भी इंटीग्रेशन में अगर लिमिट्स गिवन होती हैं तो इसका मतलब सी नहीं लगाया जाता, क्योंकि सी रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रल कांस्टेंट को, बट वेन एवर द लिमिट्स आर गिवन, तो रिमेंबर दिस थिंग, यू कैन नॉट अप्लाई द सी, बिकॉज सी कहते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट को। जब आपके पास लिमिट्स गिवन थी तो ओरिजिनली आपका आंसर वैसे ही आपके पास कांस्टेंट की फॉर्म में आ गया, तो आपको सी लगाने की जरूरत नहीं होती। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है the midpoint of a line segment joining the points a -8, and b 2, -1। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एग्जामिनर कह रहा है मिड पॉइंट बताइए। यानी कि देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर एक एंड पॉइंट आ रहा है -8, का, और दूसरा एंड पॉइंट आ रहा है 2, -1 का। एग्जामिनर कहता है इसका मिड पॉइंट बताइए। क्या बताइए, मिड पॉइंट। अब देखो भाई मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स के लिए होता है एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाई 2, और y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y के लिए होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस का आगे आता है y2 नीचे डिवीजन में 2। तो बेटा देखो जो पहला वाला पॉइंट है ना ये आपका x1 y1 आ गया, जो दूसरा वाला पॉइंट है ये आपके आ गया x2 y2। तो बेटा देखो मेरे पास सिंपल तरीके से x1 की वैल्यू क्या है, ये बराबर है 8 के, फिर प्लस का साइन लगाओगे, x2 की सॉरी x1 की वैल्यू नेगेटिव का 8 है, आई एम सॉरी पार्डन मी ऑफ, x1 की वैल्यू नेगेटिव का 8 है, x2 की वैल्यू आ रही है 2 के बराबर, नीचे डिवीजन में 2 का 2, -8 प्लस का 2 नेगेटिव का 6 बनेगा डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जार 6, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव के 3 के बराबर। सही है, एक ही ऑप्शन इसमें -3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बट चलो y भी निकाल लो, y के लिए y1 प्लस का y2, y1 बराबर है किसके 8 के, और y2 बराबर है किसके -1 के, नीचे डिवीजन में 2, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 8 माइनस का 1, ये तो 7/2 बनना चाहिए क्वेश्चन में। यानी कि यहाँ पे कोई भंड मारा हुआ है, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे कोई भंड मारा हुआ है, तो खैर कोई मसले की बात नहीं है, ये 7/2 आ गया। भाई मेरा टाइपिस्ट बहुत अच्छा आदमी है, गलती कर सकता है, तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट होना चाहिए था नेगेटिव का 8, 3 का, अगर 3 का पॉइंट होगा ना उस सूरत में 3 माइनस का 1 2 2 डिवाइडेड बाई 2 1 बनता। तो यानी कि भाई टाइपिस्ट ने गलती करी हुई क्वेश्चन में, बट मैंने आपको लॉजिक पूरी बता दी, मैंने आपको इनफैक्ट करेक्ट क्वेश्चन बता दिया। पेपर में क्वेश्चन आया होगा -8, 3 के ऊपर, -8, प्लस के 3 का पॉइंट गिवन था यहाँ पे। सही है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, -3, 1 का, ये आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अदरवाइज अगर जो डेटा आपको गिवन था उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस पर आपका करेक्ट आंसर होगा y का 7/2 का, तो आपका आंसर का पॉइंट आएगा -3, 7/2। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। भाई ये क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूं बहुत इजी है, क्योंकि भाई ये तमाम शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए हुए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं पेपर के अंदर, जो कॉनिक से लिंक कर रहा होता है, तो भाई ये तमाम चीजें आपको बैचेस में पढ़ाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नस के नेट नंबर 4 2024 के अंदर 170 प्लस का स्कोर आया मेरे शागिर्द का, नस के नेट नंबर 1, नस के नेट नंबर 2 के अंदर 170 और 160 प्लस के स्कोर्स बेतहाशा बच्चों के आए। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूड हो, कवर हो, तो लाजमी तौर पर न्यू बैच को ज्वाइन करिए। ये बैच 23 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में ना सिर्फ नस की तैयारी कवर करवाई जाएगी, बल्कि आपको हर यूनिवर्सिटी की अलग से फीस नहीं देनी, एक ही यूनिवर्सिटी की फीस के अंदर नस इंजीनियरिंग की तैयारी भी कवर करवाई जाएगी, नस की बिजनेस की तैयारी भी कवर करवाई जाएगी। इसके अलावा फास्ट की, यूईटी की, जीआईकेआई की, एनईडी की, आईबीए की, लम्स की, दाऊद की, कराची यूनिवर्सिटी की, मेरान की, इन तमाम यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट किया जाएगा। तो आपकी पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर होगी और लाइव क्लासेस के अंदर तमाम चीजें कवर करवाई जाती हैं। तो लाजमी तौर पर इस बैच का हिस्सा बनिए ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीजों को कवर कर सकें इंशाल्लाह।
अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आ रहा है, बहुत ज्यादा नस में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो ऑफ डैश। भाई हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी जो सेंट्रॉइड होता है ट्रायंगल्स के मीडियन को जो कटअप करता है। मीडियन क्या होता है? मीडियन उस लाइन को कहते हैं जो वर्टेक्स से निकलती है और अपोजिट साइड पे जाके मिड पॉइंट क्रिएट करती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? मीडियन। तो हमेशा याद रखिएगा, जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड किसे कहते हैं? सेंट्रॉइड बेसिकली वो पॉइंट होता है आपके पास जहां पे एक ट्राइंगल के तमाम मीडियंस क्या करते हैं? मीटअप करते हैं। सेंट्रॉइड बेसिकली वो पॉइंट है जहां पे एक ट्राइंगल के तमाम जो मीडियंस होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं। वो पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तमाम मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। एग्जामिनर यहां पे कह रहे हैं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हर मीडियन को किस रेशो पे काटता है, यानी कि इस मीडियन को, इस मीडियन को, इस मीडियन को, ये किस रेशो पे कट करता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये रेशो क्या होता है? कोई भी सेंट्रॉइड जो होता है वो तमाम के तमाम मीडियंस को 2:1 पे कट करता है, या फिर आप इसको कह सकते हो 1:2 के ऊपर भी, डिपेंडिंग आपको क्या कंडीशन गिवन है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो सेंट्रॉइड होता है किसी भी ट्राइंगल का, वो मीडियंस को किस रेशो पे कट करता है? वो ईच मीडियन को जो कट करता है वो 2:1 पे कट करता है। 2:1, सही है ना? इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, बहुत पेपर में एमसीक्यूज आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन इज ऑन द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक पॉइंट है, वो पॉइंट किस सूरत पे लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। भाई इसकी बेसिक कंडीशन है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दुनिया का कोई भी पॉइंट हो, सिर्फ मैं आपके पास लाइन की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई भी पॉइंट हो आपके पास, वो किसी भी कर्व के ऊपर, किसी भी लाइन के ऊपर, किसी भी स्क्वायर के ऊपर, किसी भी ट्राइंगल के ऊपर, कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, दुनिया में कोई भी पॉइंट हो, अगर वो पॉइंट उस कर्व के ऊपर एग्जिस्ट करता है ना, तो याद रखिएगा वो पॉइंट उस लाइन की, उस कर्व की, उस सर्कल की, उस पर्टिकुलर शेप की इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। बेसिक लॉजिक है कि भाई दुनिया में कोई भी पॉइंट अगर किसी कर्व के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो ऑन दी कर्व है, अगर वो ऑन है यानी कि उस कर्व के ऊपर, उस ट्राइंगल के ऊपर, उस लाइन के ऊपर वहां पे अगर मौजूद था, तो भाई उसकी इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि जब आप उस पॉइंट को उस लाइन की इक्वेशन में डालोगे तो डालने के ऊपर आपका आंसर 0 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। अगर कोई पॉइंट किसी कर्व के ऊपर, किसी लाइन के ऊपर, किसी इक्वेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन विद द वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3। अरे भाई इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला अगेन पेपर में पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे नस ने पूछा हुआ है किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, एंड देन आगे आपके पास होता है x1 y1, फिर आगे आपके पास होता है x2 y2, देन आगे आपके पास क्या होता है? x3 y3, और 1 1 1 आपके लास्ट वाले सारे के सारे कॉलम्स आ रहे होते हैं। तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, अगर कभी भी कोई भी ट्राइंगल आपको उसका एरिया निकालना है, आपको पर्टिकुलरली उसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको तीनों वर्टिसेस अगर गिवन है तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर x की वैल्यू बराबर है किसके? 0 के, तो सॉल्यूशन बताइए इस इनइक्वालिटी का। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि अगर x बराबर है 0 के, तो ये किस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है? x ग्रेटर देन 0, 3x प्लस 4 लेसर देन 0, x प्लस 3 लेसर देन 0, या x माइनस 2 लेसर देन 0। अब देखो अगर मैं पहली इनइक्वालिटी को कंसीडर करता हूं, तो भाई यहां पे देखो x ग्रेटर देन 0 है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करने के ऊपर भी जाऊंगा तो यहां पे यानी कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, जबकि मुझे सॉल्यूशन क्या गिवन है? x की वैल्यू 0 के बराबर। तो ये इनइक्वालिटी कभी भी ये सॉल्यूशन नहीं दे सकती, क्योंकि अगर तो यहां पे होता ना ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फिर भी इक्वल टू 0 वहां पे फॉर्म हो सकता है। मगर यहां पे पहले ऑप्शन में एग्जामिनर कह रहा है x ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 का यानी कि 0 से बड़ा नंबर, इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 10, कुछ भी हो सकता है, मगर कभी भी 0 की वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि ग्रेटर देन 0 का सिंबल आ रहा है। अच्छा, दूसरे ऑप्शन को अगर आप देखो 3x प्लस 4 लेसर देन 0, इस इनइक्वालिटी को अगर मैं सॉल्व करता हूं, प्लस का 4 वहां जाएगा, नेगेटिव का 4 बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिवाइड। यानी कि देखो x की वैल्यू आपके पास नेगेटिव के 4/3 से छोटी है, नेगेटिव के 4/3 से छोटी, यानी कि नेगेटिव का 5 6 7, क्योंकि नेगेटिव के अंदर जितना आप आगे जाते हो नंबर उतना छोटा होता जाता है। तो यहां पे देखो सिंबल क्या है? x की वैल्यू लेसर देन नेगेटिव 4/3, यानी कि नंबर आपका ऑलरेडी छोटा होता जाएगा। इसका मतलब ये भी आपकी इनइक्वालिटी इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर आप x प्लस 3 की कंडीशन को ले लो, अगेन लेसर देन का सिंबल है, प्लस का 3 वहां पे जाएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव का 3 बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू नेगेटिव 3 से छोटी है, यानी कि भाई x की वैल्यू नेगेटिव 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, नेगेटिव का 7, नेगेटिव का 8, नेगेटिव का 9, यानी कि छोटे के अंदर इंक्रीज करेगी, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। तो कभी भी x इज इक्वल टू 0 नहीं होगी, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 बड़ा नंबर है। अच्छा, लास्ट ऑप्शन देखो, अगर मैं बेटा माइनस के 2 को दूसरी तरफ भेजूंगा, वहां जाके प्लस का 2 बनेगा। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, यानी कि इट कैन बी 1, इट कैन बी 0, इट कैन बी -1, इट कैन बी -2, इट कैन बी -3, या कुछ भी। यानी कि इस इनइक्वालिटी को अगर आप देखो तो इसको जब आप सॉल्व करते हो, माइनस के 2 को वहां भेजोगे, प्लस का 2 बन जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 2 से, प्लस के 2 से छोटी है। अब या तो ये प्लस का 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है,
-1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, -10 भी हो सकती है, यानी कि प्लस के 2 से छोटी होगी। तो प्लस के 2 से छोटी वैल्यू x इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि देखो x की वैल्यू अगर प्लस के 2 से छोटी है तो इट कैन बी द पॉसिबल आंसर कि मेरे पास x इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नॉर्मल सी बात है ना, 0 भी इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स द लॉजिक हियर। भाई इनइक्वालिटी के क्वेश्चन गाय बगाए 10 के पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है। इक्वेशंस के अंदर मैंने आपको जहां पे दूसरी ट्रिक्स बताई थी, वहां पे मैंने आपको इनइक्वालिटी की ट्रिक्स भी सिखाई भी है। तो भाई लाजमी तौर पे आपने लेक्चर्स को लेना है बैच के, आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाई भी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना, इसको मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता नहीं मैं समझने से कासर हूं, बच्चे इस क्वेश्चन को क्यों नहीं प्रैक्टिस करके जाते। भाई नस के पेपर में कॉनिक से, इंटीग्रेशन से, डेरिवेटिव से फॉर्मूलाज बहुत आते हैं, ट्रिगोनोमेट्री से फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं कह कह के थक गया हूं, खुदा मेरी बात पे अमल कर लो। कॉनिक सेक्शन से जो टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट है, मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, दोबारा कह रहा हूं। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, इफ अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज टेंजेंट टू द सर्कल, तो बताइए क्या इक्वेशन होगी। देखो भाई एक चीज अपने पास मार्क कर लो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना टेंजेंट लाइन की कंडीशंस का, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पेपर्स में आता है, टेंजेंट लाइन कंडीशन वाला, टेंजेंट लाइन कंडीशन वाला। याद रखिएगा, सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी किसके बराबर होती है? सर कहीं पे लिख लेना कि भाई ये बराबर होती है किसके, ये बराबर होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस और ब्रैकेट के अंदर आपके पास होता है 1 प्लस का एम स्क्वायर, ये होती है सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सही है, इसको मैं एक काम करता हूं, मैं इसको यहां पे लिख भी देता हूं, सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होती है। बट अगर कभी भी दुनिया में पैराबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पूछी जाए, भाई पूछी जा सकती है, नॉर्मल सी बात है, तो पैराबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी किसके बराबर होती है? बेटा पैराबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बराबर होती है सिंपल सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एम के। सही है। इसी तरीके से इलिप्स की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी किसके बराबर होती है, यानी कि इलिप्स के ऊपर अगर कोई लाइन टेंजेंट है, उसकी कंडीशन क्या होगी टेंजेंट होने की, ये बराबर होता है सिंपल सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का ए स्क्वायर आगे होता है एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। वाइल अगर दुनिया में कभी भी कोई बंदा आपसे हाइपरबोला की पूछे कि भाई हाइपरबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, भाई ये एक एमसीक्यू जिसमें से लाजमी तौर पे आता है, ये बेसिक एमसीक्यूज है, बहुत मजे के एमसीक्यूज है। तो हाइपरबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? सेम इलिप्स वाली, बस नेगेटिव के अंदर, क्योंकि उसकी इक्वेशन नेगेटिव की होती है ना, तो क्या बन जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये होती है हाइपरबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। वाइल मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर कभी भी कोई बंदा आपसे पूछे ना कि सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, तो आपको मालूम होनी चाहिए। पैराबोला की कोई पूछे आपको मालूम होनी चाहिए, इलिप्स की कोई पूछे ये होती है, हाइपरबोला की ये होती है। इसी तरीके से सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होती है? 0 के बराबर। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है? 1 के बराबर। इलिप्स की एसेंट्रिसिटी बेटा 0 से बड़ी होती है मगर 1 से छोटी होती है, और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से बड़ी होती है। अगर एक स्पेशल हाइपरबोला आ जाए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसकी एसेंट्रिसिटी √2 के बराबर होती है। स्ट्रेट लाइन की एसेंट्रिसिटी इंफिनिटी के बराबर होती है। भाई ये बेसिक एमसीक्यूज हैं जो आपके ऊपर बड़ी मेहनत करता हूं भाई, ये वो एमसीक्यूज हैं जो आपको रैंडमली पूछे जाते हैं, बेतहाशा पूछे जाते हैं, और आपको लाजमी तौर पे याद होने चाहिए। अच्छा सिमिलरली आप लोगों को खुदारा इक्वेशंस पहचाननी आनी चाहिए। बहुत दफा पेपर में लिखा हुआ नहीं होगा कि सर्कल की इक्वेशन कौन सी है, आपको क्वेश्चन गिवन होगा कि भाई ये जो 4 इक्वेशंस आ रही है इनमें से बताइए पैराबोला की इक्वेशन कौन सी है, सर्कल की इक्वेशन कौन सी है, हाइपरबोला की कौन सी है। तो रिमेंबर दिस थिंग, सर्कल की इक्वेशन की खास बात क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर भी होगा वाई स्क्वायर भी होगा। ना सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होंगे, बल्कि इन दोनों का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, या फिर सेम साइन का है, दोनों नेगेटिव होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सिमिलर होने चाहिए, यानी कि अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है तो दोनों के साथ 1 1 होगा, या फिर 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर होगा, या फिर 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर होगा। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं अगर इक्वेशन सर्कल की होगी। वाइल पैराबोला की इक्वेशन की खास बात ये होती है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से कोई एक चीज होगी, यानी कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। वाइल इलिप्स की खास बात क्या होती है, देखो इलिप्स के अंदर अगेन एक्स स्क्वायर भी होगा वाई स्क्वायर भी होगा, सेम बात है, यानी कि इलिप्स की कंडीशन भी क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों लाजमी तौर पे होने चाहिए। अच्छा दूसरी कंडीशन भी इसकी सर्कल वाली सेम होती है कि भाई इलिप्स की इक्वेशन के अंदर भी दोनों के दोनों का सेम साइन होना जरूरी है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। खाली डिफरेंस क्या होता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होंगे ना वो हमेशा डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट डिफरेंट होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो पेपर में ये क्वेश्चन बेतहाशा आता है, मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि भाई मुझसे अगर तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज मत होना। एक क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, और एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आ रही है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आ रही है आपके पास एक्स स्क्वायर
माइनस का 2y प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा, सर्कल की इक्वेशन की खास बात क्या होती है, एक्स स्क्वायर भी होगा वाई स्क्वायर भी होगा। ना सिर्फ ये दोनों मौजूद होंगे बल्कि दोनों के साइंस हमेशा सिमिलर होंगे। एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है तो वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। सेकंड नंबर के ऊपर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वाई स्क्वायर के साथ भी सेम कोफिशिएंट होना चाहिए। यानी कि लेट सपोज यहां पे अगर 2x स्क्वायर आ रहा है 2y स्क्वायर हो सकता है, कोई मसला नहीं बात नहीं है। ये सर्कल की इक्वेशन है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सिमिलर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अच्छा अब देखो हाइपरबोला की मैंने ऑल्दो पढ़ाई नहीं है, हाइपरबोला की इक्वेशन की खास बात ये होती है कि एक्स स्क्वायर भी होगा वाई स्क्वायर भी होगा, मगर जो साइंस होंगे ना वो हमेशा डिफरेंट होंगे। एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, सही है ना। आगे अगेन कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। अगर इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है यानी कि देखो प्लस का एक्स स्क्वायर है नेगेटिव का वाई स्क्वायर है, इसका मतलब ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ रही है। क्लियर है। अच्छा यहां पे देखो एक्स स्क्वायर भी आ रहा है वाई स्क्वायर भी आ रहा है, दोनों के साइंस क्या है, सिमिलर है। तो याद रखिएगा इनके कोफिशिएंट्स क्या है, डिफरेंट है। यहां पे 1x स्क्वायर है, यहां पे 3y स्क्वायर है, इसका मतलब ये एलिप्स की इक्वेशन है। क्योंकि बेटा देखो सर्कल और एलिप्स में डिफरेंस ही क्या होता है, ये सर्कल होता है इसको एलिप्स कहते हैं। एलिप्स जो होता है ना चिपटा सर्कल होता है। अक्सर लोगों को बेसिक लॉजिक नहीं पता होती। देखो एलिप्स और सर्कल की खास बात ही क्या होती है कि सर्कल के अंदर सेंटर से हर कोने का डिस्टेंस क्या होता है, सिमिलर। वाइल एलिप्स के अंदर सेंटर से एक जानिब का डिस्टेंस बड़ा होता है, एक जानिब का डिस्टेंस छोटा होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल की एसेंट्रिसिटी जीरो के बराबर। क्योंकि जब आप सर्कल, आपके पास जो एलिप्स का फॉर्मूला होता है क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ना। तो भाई चूंकि सर्कल के केस के अंदर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सिमिलर होता है, सर्कल के केस के अंदर ए और बी सिमिलर होता है। बहुत दफा पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस कॉनिक के अंदर ए और बी बराबर होता है, यानी कि सेमी मेजर और सेमी माइनर किस कॉनिक के अंदर बराबर होता है। तो याद रखिएगा सर्कल के अंदर बराबर होता है, क्योंकि सर्कल के अंदर सेमी मेजर एक्सिस भी और सेमी माइनर एक्सिस भी दोनों बराबर होंगे ना। दैट्स द रीजन के सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या बनती है, जीरो के बराबर। वाइल इलिप्स के अंदर एक जानिब का डिस्टेंस ज्यादा होता है, इसीलिए इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो एक जानिब से बड़ा होता है। इलिप्स जो होता है चिपटा सर्कल होता है, चिपटा सर्कल यानी कि एक जानिब से लंबा है। तो भाई इलिप्स की जो इक्वेशन की पहचान है वो क्या है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से आपके पास दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे। वाइल पैराबोला की खास बात क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से कोई एक वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम कहते हैं पैराबोलिक इक्वेशन। तो भाई ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं भाई, मैं इसमें बड़ी मेहनत करता हूं कॉनिक सेक्शन के ऊपर। ये मैं आपको टेबल्स बना बना के मैंने याद करवाई है चीजें। तो भाई बैच का फायदा ही ये होता है कि आपको तमाम की तमाम जो ट्रिक्स होती है कोई और टीचर नहीं पढ़ाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको बैच के अंदर आपको एक एक चीज बड़ी बेसिक लेवल से पढ़ाई जाती है। तो भाई इस पे बड़ी मेहनत मैं कर रहा होता हूं इन चीजों के ऊपर। इसके अलावा पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, सर्कल की अलग, इलिप्स की अलग, हाइपरबोला की अलग और पैराबोला की अलग, तो वो भी याद करवाई जाती हैं क्योंकि भाई वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये इनमें से हर साल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आप नस का पेपर दो इनमें से कोई क्वेश्चन ना आए। या तो भाई इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा, या एसेंट्रिसिटी वाला आ जाएगा, या फिर ये आपके पास जो टेंजेंट लाइन की कंडीशन है इसका आ जाएगा, या फिर आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन का आ जाएगा, या फिर ये वाले कॉन्सेप्ट आ जाएंगे कि भाई बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, ए किसके बराबर होता है, ए ग्रेटर देन बी कब होगा, ए इज इक्वल टू बी कब होगा। ये बेसिक चीजें भाई, ये बहुत ज्यादा नस के पेपर्स के अंदर पूछी जाती हैं। तो आपको डिटेल में एक एक चीज मैं पढ़ा रहा होता हूँ बैचेस के अंदर, क्योंकि सारी क्लासेस मैं खुद कंडक्ट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है द फोसाई ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। कहता है अगर ए ग्रेटर देन बी है तो बताइए आंसर क्या होगा। अब देखो मुझे साफ तौर पे ये एलिप्स के बारे में एग्जामिनर कह रहा है। एलिप्स की देखो इक्वेशन क्या गिवन है आपको, इस क्वेश्चन में एलिप्स की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, आगे आ रहा है प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इक्वल टू के बाद 1 आ रहा है। देखो एलिप्स के अंदर हम कैसे पहचानते हैं कि मेजर एक्सिस किसका है माइनर एक्सिस किसका है। याद रखिएगा एलिप्स के अंदर चूंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं तो एलिप्स में हम इस तरीके से पहचानते हैं कि जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होगी। एलिप्स की इक्वेशन के अंदर आप कैसे पहचानते हो कि मेजर एक्सिस किसका माइनर एक्सिस किसका है, तो एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट ये होता है कि भाई जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होगी ना उसका मेजर एक्सिस होगा। तो ए हमेशा एलिप्स के केस में बड़ा होता है बी के मुकाबले में। ए जो होता है ये हमेशा क्या होता है, मेजर एक्सिस हमेशा बड़ा होगा एलिप्स के केस में माइनर एक्सिस के मुकाबले में। इसीलिए देखो जिसके नीचे ए स्क्वायर होगा ना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसका मेजर एक्सिस है। देखो यहाँ पे वाई के नीचे अगर ए स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब मेजर एक्सिस कहां पे, वाई के अकॉर्डिंग है। तो अगर मुझे फोसाई का पॉइंट निकालना है तो फोसाई का पॉइंट क्या होगा, ये होगा 0 कॉमा प्लस माइनस सी के बराबर। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन जो था उसको मैं बता देता हूं भाई, मैंने उसका आंसर मार्क नहीं करवाया था। यहां पे देखो आपका रेडियस ए स्क्वायर आ रहा है ना, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब बच्चे बोलेंगे सर सर्कल की तो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ाई है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे रेडियस ए से डिनोट हुआ है ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज इक्वल। अच्छा यहाँ पे देखो अगर मैं स्क्वायर रूट को रिमूव करूंगा तो मेरा फॉर्मुला क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट को जब आप रिमूव करोगे तो दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई होगा, स्क्वायर को जब आप रिमूव करोगे दोनों तरफ अंडर रूट आएगा ना, तो सी इज इक्वल टू आर और अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा 1 प्लस का एम स्क्वायर प्लस माइनस का। तो करेक्ट आंसर होगा मेरे पास सिंपल तरीके से सी इज इक्वल टू प्लस माइनस का ए और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का एम स्क्वायर। तो मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे ए मेरा रेडियस को डिनोट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, बेसिक चीज है भाई। अच्छा
नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कहता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है? भाई बेसिक चीज है, हमें मालूम होना चाहिए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2a के बराबर, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2b के बराबर, इसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई होता है आपके पास 2c के बराबर। ये बेसिक चीजें जो कि बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। इसके अलावा आपके पास लेंथ ऑफ लेटिसेक्टम पूछा जा सकता है, एसेंट्रिसिटी की शॉर्टकट पूछी जा सकती है। मैंने आपको सारी की सारी ट्रिक्स सिखाई हुई है जो कि मैं इन पास्ट पेपर्स के अंदर भी आपको कवर अप करवा रहा होता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी ए कॉमा बी कॉमा सी। आपसे क्या कह रहा है? पोजीशन वेक्टर बताओ, यानी कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। भाई सिंपल, अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो किसके बराबर होगा? ये होगा, आपके पास वेक्टर आ रहा है ए कॉमा बी कॉमा सी, ये आपका आई कोऑर्डिनेट है, ये आपका बी कंपोनेंट आ गया, ये आपका जे कंपोनेंट आ गया, आपका के कंपोनेंट आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के। यानी कि सिंपल पोजीशन वेक्टर बताना है तो इसका जब इसको ओपन अप करवाओगे तो क्या बन जाएगा? ओपन करवाने पे बन जाएगा ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के बराबर। भाई ये वेक्टर्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं पैरेललोपिड के ऊपर, या आपके पास टेट्राहेड्रॉन के ऊपर, या आपके पास पर्टिकुलरली कोप्लेनर वेक्टर के ऊपर, या फिर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आई डॉट आई क्या बनेगा, आई क्रॉस जे क्या बन जाएगा। ये बेसिक चीजें नस्ट में बहुत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है द वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा? अगर वेक्टर्स एक सिंगल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो क्या कैसे वेक्टर्स कहलाएंगे? भाई कॉन्करेंट वेक्टर्स कहलाते हैं। इसको मार्क कर लीजिएगा, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है। कभी भी अगर दो वेक्टर्स एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट वेक्टर कहते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है अ यूनिट वेक्टर अलोंग 2i प्लस अंडर रूट 5j प्लस 4k। देखो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दुनिया में कभी भी अगर आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि ऊपर आप सिंपल तरीके से वेक्टर को रखते हो और नीचे उस पर्टिकुलर वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रखते हो। तो अब देखो मेरे पास वेक्टर क्या आ रहा है? 2i प्लस अंडर रूट 5j प्लस 4k। तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालूंगा? सिंपल तरीके से आपने करना क्या, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का? आई कंपोनेंट का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस का साइन जे कंपोनेंट का स्क्वायर। जे कंपोनेंट अंडर रूट 5 आ रहा है तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 बचेगा, और फिर के कंपोनेंट 4 आ रहा है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। देखो जे कंपोनेंट चूंकि रूट 5 आ रहा था ना, तो स्क्वायर ने रूट को कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या बन गया? 2 का स्क्वायर 4, 5 का 5 और 4 का स्क्वायर 16। तो 5 और 4 9, और 9 प्लस का 16, ये बन जाएगा अंडर रूट 25 के बराबर। और रूट 25 क्या होता है? 5 के बराबर। तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया 5 के बराबर। अब चूंकि मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीकेकार क्या होता है कि जो भी आपका ओरिजिनल वेक्टर आ रहा है, जो भी आपका ओरिजिनल वेक्टर आ रहा है उसको एडिड लिखोगे, जो भी आपका ओरिजिनल वेक्टर आ रहा है सिंपल तरीके से उसको एडिड लिखोगे, और नीचे डिवीजन के अंदर आपने सिंपल तरीके से अपनी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करवा देना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जहां पे अगर आप मैं एलसीएम को ब्रेक डाउन करूंगा, ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5i प्लस का अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5j प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 5k। यानी कि ये मेरा यूनिट वेक्टर होगा। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से बेटा देखो, मैंने आज की क्लास में भी आपको 10 से ज्यादा एमसीक्यूज खैर सॉल्व करवाए। तो भाई देखो, सारे के सारे एमसीक्यूज, सारी की सारी लॉजिक के ट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट शॉर्टकट्स। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो। एप्टीट्यूड के अंदर देखो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, नस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कहीं भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो अगर आपको ये तमाम चीजें कवर अप करनी होती है तो प्रॉपर्ली करनी है, क्योंकि आपको अपने मैक्सिमम टाइम को सेव करना है। भाई नस्ट के पेपर में याद रखिएगा 100 एमसीक्यूज आएंगे, और उन 100 एमसीक्यूज को आपने मैथ्स के पोर्शन में कवर करना है। फिर फिजिक्स के आपके पास 60 एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, फिर आपके पास अल्लाह भला करे इंग्लिश के 40 एमसीक्यूज पड़े हुए हैं। तो आपको अपने 3 घंटे का मतलब है 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे कितने बनते हैं? 180 मिनट। आपको 180 मिनट में 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो विदाउट द ट्रिक्स, विदाउट द कॉन्सेप्ट, विदाउट द शॉर्टकट्स आप ये नहीं सॉल्व कर सकते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं प्रॉपर अपनी एप्टीट्यूड की तैयारी करें, प्रॉपर एप्टीट्यूड फैकल्टी से, ना कि आप एक ऐसे बंदे से तैयारी कर रहे हो जो कि फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, मैथ्स भी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, क्वांटिटेटिव भी पढ़ा रहा है, वो गलत होंगे। तो भाई आपने तैयारी ऐसे करनी है कि आप एक प्रॉपर्ली चीजों को कवर अप करो। आप कहीं से भी तैयारी करो, मगर खुदारा प्रॉपर तैयारी कवर अप करो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी तैयारी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 23 मार्च से, इसको आप लाजमी ज्वाइन कर सकते हो। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि कभी किसी भी बंदे को आप चूज करो, हमेशा उनकी फैकल्टी देखो। आपके पास मेरी एप्टीट्यूड की कंप्लीट फैकल्टी की डेफिनेशन मौजूद है, प्रॉपर्ली वही फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं आपसे फैकल्टी कोई और कहूं और पढ़ा कोई और रहो, ऐसा नहीं होता। तो भाई मेरा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 23 मार्च से। इस बैच में हम ऑफर क्या करेंगे? देखो इस बैच के अंदर मैं आपको ऑफर करूंगा लाइव क्लासेस, यानी कि आपका कंप्लीट कोर्स कवर होगा लाइव क्लासेस के अंदर। सही है, आपका कंप्लीट कोर्स होगा कवर लाइव क्लासेस के अंदर। जो भी लाइव क्लासेस होंगी, ये पाकिस्तान की जो बेस्ट पीएचडी फैकल्टी है, पाकिस्तान की बेस्ट एप्टीट्यूड की फैकल्टी है, जिनका प्रोफेशनली कोई तजुर्बा भी है। ये नहीं कि भाई एक बंदा जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी से या कराची यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ्स करा हुआ है, वही आपको मैथ्स पढ़ा रहा है, उसको पता ही नहीं कि भाई आज के जमाने में फील्ड कैसे वर्क कर रही है। तो पाकिस्तान की जो आपकी टॉप की प्रोफेशनल फैकल्टी होती है, उसमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं, डॉक्टर्स भी शामिल हैं, पीएचडी होल्डर शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान के बेस्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट शामिल हैं।
वो आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं और आपके हर सब्जेक्ट की अलग डेडिकेटेड फैकल्टी होती है। लाइव क्लासेस हमारी जूम पे कंडक्ट होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है इसकी आपको प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग भी मिलती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की कैरी इस एक बैच में कवर करवाई जाती है। यानी कि भाई इस कोर्स के अंदर हम ना सिर्फ आपको नस की तैयारी कवर करवाएंगे बल्कि एनईडी की, मेहरान की, फास्ट की, जीआईकेआई की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, प्यास की, एनटीएस की, या फिर अगर आप बिजनेस स्कूल में अप्लाई करें, नस बिजनेस स्कूल हो गया, आईबी हो गया, सीबीएम आईओबीएम हो गया, केएसबीएल हो गया, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी इस बैच में शामिल होगी। तो आपको अलग अलग फीसें देने की जरूरत नहीं है। आपकी कंप्लीट तैयारी एक ही पर्टिकुलर बैच के अंदर बहुत डिटेल के अंदर कवर अप करवाई जाएगी। हर पर्टिकुलर क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फीचर होता है कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग। हम आपको पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपके पोर्टल्स के ऊपर अवेलेबल होगी। अगर आप लेना चाहोगे, आप खुद से कोई टॉपिक कवर करना चाहोगे, आपको वो भी मिलेगा। इसके अलावा देखो, आपको जितना प्रैक्टिस मटेरियल होता है वो खुद से हम प्रोवाइड करते हैं विद सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है टेस्टों का। भाई टेस्टों के अंदर प्रॉपर टाइमर लगा हुआ होता है, जिस तरह नस का टेस्ट होता है, आईबीए का होता है, एनईडी का होता है, सेम पैटर्न पे आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं। और जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका प्रॉपर्ली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है वीडियो फॉर्म में, कि भाई इस टेस्ट में ये क्वेश्चन आए थे, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से था, इनकी ट्रिक्स इस तरीके से थी, आपको वो कवर अप बताया जाता है, करवाया जाता है। रेलिवेंट तमाम के तमाम पास्ट पेपर्स हम कवर करवाते हैं। तमाम के तमाम पास्ट पेपर्स आपकी क्लासेस के अंदर कंडक्ट होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि तमाम के तमाम पास्ट पेपर्स हमारी क्लासेस के अंदर आपको प्रॉपर्ली कवर अप करवाए जाते हैं। इसके अलावा आपकी अलग से डाउट सेशंस होती हैं, यानी कि भाई मेरी जो डेडिकेटेड फैकल्टी होती है, जिसमें से मैं खुद पढ़ाता हूं, सर बिलाल जिया पढ़ाते हैं, सर साद पढ़ाते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, या केमिस्ट्री या कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, नस बिजनेस स्कूल की मैथ्स हो, या क्वांटिटेटिव मैथ्स हो, या जनरल मैथ्स हो, या बिजनेस स्कूल की मैथ्स हो, फास्ट बिजनेस मैथ्स हो, या फिर आपके पास जो आपके एनालिटिकल रीजनिंग हो या लॉजिकल रीजनिंग हो, उनकी आपकी क्लासेस की फैकल्टी टोटली डिफरेंट होती है। और डाउट सेशंस के अंदर हमारे जो बेस्ट दूसरे टीचर्स होते हैं वो आपकी प्रॉपर्ली डाउट क्लासेस को लेते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रैक्टिस मटेरियल में इशू है, कोई आपको पर्टिकुलरली टेस्टों के अंदर कोई डाउट था, तो आपकी लाइव क्लासेस डाउट की हमारी अलग से कंडक्ट होती हैं। तो भाई न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 23 मार्च से। लाजमी तौर पे आप इस बैच का हिस्सा बनिए। इसमें आपकी इस कोर्स को हम लाजमी तौर पे नस के नेट 3 के अंदर, नेट 4 में कवर करवाएंगे, फिर एक दफा फास्ट के लिए कवर करवाएंगे, यूईटी के लिए कवर करवाएंगे। यानी कि इस बैच में आपकी हर यूनिवर्सिटी की तैयारी होगी। और अगर कोई प्री मेडिकल का बच्चा है तो बेटा आपके अलग से एमडी कैट के बैचेस होते हैं, उनके अंदर आपको अलग से हम आगा खान यूनिवर्सिटी की, नम्स की, आर्मी मेडिकल कॉलेज की, नस मेडिकल की, डॉ की, आपके पास एसएमसी की, या आपके पास जो फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज है, यानी कि नेशनल ई कैट, नेशनल एमडी कैट हो, या सिंध का एमडी कैट हो, केपी का हो, पंजाब का, उन सबकी तैयारी कवर करवाते हैं। वो अलग से एमडी कैट का हमारे बैचेस होते हैं। आपने कोशिश करनी है कि लाजमी तौर पे न्यू बैच का हिस्सा बनिए। तो यहीं पे मैं इस क्लास को अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचाता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं, जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।